अच्छा भाई, ये सवाल कल चल रहा था कल की क्लास में। और यकम जुलाई 2021 को फ़रूख ने बोरो कितना किया लोन? 8 मिलियन स्टार बैंक से, और उससे प्लॉट ख़रीदा है 6.5 मिलियन का। तो 8 मिलियन लोन बोरो करके 6.5 मिलियन जो है का आपने प्लॉट ख़रीदा है। बकाया पैसे इसने इन्वेस्ट कर दिए हैं दोस्त के साथ किसी बिजनेस में, तो इसलिए 65 लाख का लोन जो है वो आपने इस्तेमाल किया है प्लॉट लेने के लिए, और 8 मिलियन में से बाकी 15 लाख का लोन आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। ये जो लोन है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, और लोन 8 किस्तों में पे होना है अगले साल से। ये हमने कल बात की थी, तो अगले साल से लोन पे होना शुरू होना है, इसलिए लोन की पेमेंट की टेंशन हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगले साल से लोन का प्रिंसिपल वापस होना शुरू होगा। हाँ, इंटरेस्ट इस साल ज़रूर पे होगा। 1 अगस्त 2021 को फ़रूख ने सोचा कि मैं प्लॉट जुल्फ़ी को बेच दूं 10 मिलियन का, लेकिन उसने 5 लाख इनिशियल पैसे जब जमा करवाए तो बाद में उसने कहा कि भाईजान मैं ये प्लॉट ख़रीदना नहीं चाहता, तो इस वजह से ये 5 लाख हमें मिल गए। तो मोहतरम ये जो 10 मिलियन है इसको इग्नोर करना था, क्योंकि ये पैसे मिलने थे अगर प्लॉट बिकता। ये पैसे मिलने थे अगर प्लॉट बिकता, अब प्लॉट बिका नहीं तो ये पैसे नहीं मिले, बल्कि सिर्फ कितने मिले? 5 लाख। तो 5 लाख को आप डाल देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ओके। यकम सितंबर 21 को, ये देखें, यकम सितंबर 21 को, यानी जुलाई अगस्त नहीं, यकम सितंबर 21 को, यकम सितंबर 21 को फ़रूख ने किराए पे दे दिया प्लॉट ऑफ लैंड टू हिज फ्रेंड आतिफ। इसने आतिफ को घर किराए पे दे दिया एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1,50,000। साल का किराया नहीं, महीने का किराया। महीने का किराया होगा 1,50,000। लेकिन इसके साथ जो अगली बात हमने पढ़ी थी मोहतरम, वो ये पढ़ी थी कि महीने का किराया माना कि 1.5 लाख रुपया है, लेकिन अगर इस तरह की प्रॉपर्टी मार्केट में किराए पे दी जाए तो मार्केट से 2,16,000 मिल जाते हैं साल के, लेकिन दोस्त को जो हमने किराए पे दिया है तो वो महीने के कितने दे रहे हैं? 1,50,000। तो हमने कैलकुलेशन की थी कि 1,50,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 21,60,000 को 12 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि हायर अमाउंट पता चल जाए, और हायर अमाउंट को हमने इनकम में ऐड कर दिया था। इसके बाद एक हमने जो बहुत बड़ी बात पढ़ी थी सवाल में, वो ये पढ़ी थी कि सेक्शन 15A में खर्चों की लिस्ट दी हुई है, उनके अलावा अगर आप कोई भी खर्चा करेंगे तो माइनस करने की इजाज़त नहीं। अगर उनमें से कोई खर्चा करेंगे तो माइनस करने की इजाज़त है, उनके अलावा कोई खर्चा करेंगे तो माइनस करने की इजाज़त नहीं है। वो जो लिस्ट हमने पढ़ी थी सेक्शन 15A में, उस लिस्ट को अगर हम साथ खोल के रख लें तो हमें पता चलता जाएगा कौन सा खर्चा माइनस कर सकते हैं, कौन सा नहीं। इसमें पहला खर्चा जो इसने लिखा हुआ है वो ग्राउंड लेवलिंग, अच्छा सॉरी, एक और अमाउंट थी, एक और पाया था। ही रिसीव्ड अन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 2 लाख फ्रॉम आतिफ। तो 2 लाख नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ली थी। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के बारे में मोहतरम हमने ये पढ़ा था कि अगर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लैंड के केस में आप लेंगे ना, तो इसको आपने सिरे से इनकम में ऐड ही नहीं करना। बिल्डिंग वाली तो 10 से डिवाइड करके इनकम में ऐड करनी है, लेकिन लैंड के केस वाली सिरे से इनकम में ऐड ही नहीं करनी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, इसके बाद अब जितने भी इसके हैं ना खर्चे, उनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। स्काई ब्लू से मैंने वो चीज़ें हाईलाइट की थी जो इसकी इनकम्स हैं, अब मैं इसके खर्चों को हाईलाइट कर रहा हूँ। इस इनकम को कमाने के लिए ग्राउंड को लेवल कराना पड़ा। तो मोहतरम ग्राउंड को लेवल कराना पड़ा, मैंने आपको कहा था, ये ना ये रिपेयर अलाउंस है, ना ये इंश्योरेंस है, ना ये लोकल टैक्स है, ना ये ग्राउंड रेंट है, ना ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, ना ये रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं, ना ये लीगल चार्जेस हैं, और ना ये बैड डेट है। तो अगर इन सब में नहीं फॉल कर रहा तो जो खर्चा इस लिस्ट में नहीं आ रहा वो खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं है। इस वजह से हमने 80,000 को माइनस नहीं किया था, बल्कि ग्राउंड लेवलिंग का लफ्ज़ लिख के आगे ज़ीरो लिख दिया था। अगला खर्चा सवाल में दिया हुआ था इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस आपने करवाई है ज़मीन की 62,000 की, कि इसके ऊपर पानी ना आ जाए। तो ये जो इंश्योरेंस का खर्चा था 62,000, इसके बारे में पेज नंबर 212 के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है पॉइंट बी में कि इंश्योरेंस सिर्फ तब माइनस करने की इजाज़त है जब बिल्डिंग के केस में है। तो ये लैंड की इंश्योरेंस थी, इसलिए इसको माइनस करने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद जो है वो अगला खर्चा आ रहा था आपका 1,40,000 का, वो रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं, उसको हम माइनस कर लेते हैं। रेंट कलेक्शन चार्जेस नहीं, सोल्यूशन नहीं निकाल रहे आप लोग ना निकालें जो उससे नोट कर रहे थे। अच्छा, ये जो अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या किस चक्कर में आप लोग, और जिसने सीए में आपको मशवरा दिया डालने का कि सीए में आप कर लें, तो उसने ये नहीं आपको बताया था कि शायद रोज़ाना आना होता है और टेस्ट देना होता है। और अगर इन चक्रों में आप पढ़े हैं तो फिर आप, मैं अगेन यही बात करूंगा अफसोस के साथ, आप रिकन्सिडर करें आप किस प्रोफेशन में आए हैं। छुट्टी वालों के लिए कोई जगह नहीं है इसमें। रेंट कलेक्शन चार्जेस एक्चुअल बताएं, एक्चुअल 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 एक्चुअल। ये फुल टाइम का काम है, ये पार्ट टाइम के साथ चीज़ें नहीं चलेंगी सीए वाली, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। या कज़नों की शादियाँ करा लें, या अपने घरों के काम करवा लें, या बाकी चीज़ें करवा लें, या अपनी रिश्तेदारियाँ निभा लें, या फिर सीए कर लें। रेंट कलेक्शन चार्जेस बोलें एक्चुअल कितने हैं?
1,40,000 या 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। मुझे नहीं याद पड़ता सी इंटर में कभी कुछ छुट्टी की हो, बल्कि नहीं की। 23 लाख, पता नहीं आप लोग कैसे छुट्टी कर लेते हैं, कैसे हिम्मत पैदा होती है। 23 लाख रुपया कितना आया जी इसका जवाब? 92,000। अब बता दें लोअर क्या है? 92,000। चलें जी आगे चलें। तो ये हो गए कौन से मोहतरम? रेंट कलेक्शन चार्जेस। ये रोजाना को रोजाना पढ़ना पड़ता है इस प्रोफेशन में, और एक दिन भी आप सिर्फ पढ़ा हुआ इधर वाला छोड़ देते हैं ना, तो आगे इतनी थ्योरी आनी है आने वाले दिनों में, वो आपको तो पिछली रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलना। जो बंदा ये समझ रहा है कि आने वाले दिनों में पिछली थ्योरी रिवाइज कर लूँगा, भूल जाए। आने वाले दिनों में तो अपने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ये अभी से आपको वार्न किया जा रहा है, बार बार वार्न किया जा रहा है। इस थ्योरी को आगे 15A से जिसने नहीं याद किया ना, वो समझ ले नहीं याद होना उसको। अब वो जान भी मारता रहेगा आखिरी दिनों तक, सेक्शन 15A वो नहीं याद कर सकेगा। आने वाले दिनों में अपने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। 25,000 रुपया जो है वो फॉर्म ऑफ, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ती जाती है, चीज़ें एडवांस होती जाती है, ना कि हल्की होती जाए, तो साथ साथ अभी याद करना तो करना है। और जो साथ साथ याद करते रहे वो पास भी होते रहे। ऐसी ऐसी क्लासें भी आई हैं, उनका 70 से 80% रिजल्ट आया है, पढ़ा है उन्होंने, पास किया है। 70-80% बच्चा बैठा हुआ क्लास में पास हो गया। लेकिन आप लोगों के हालात ही अजीब है। अभी भी देख लें क्लास कितने बच्चे आए हैं। तो फरूक हैज़ पेड 25,000 टू ए फॉर्म ऑफ वैल्यूर। फरूक ने फॉर्म ऑफ वैल्यूर को 25,000 रुपये दिए हैं, जिसने कहा है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है। ये फॉर्म ऑफ वैल्यूर एक कोई डीलर टाइप लोग होते हैं, इनको आप जाके कहते हैं कि जी हमने घर किराए पे दे दिया है, तो आप बताएं अगर मार्केट का कोई बंदा ढूंढ के दें आप हमें, तो वो कितना किराया दे देगा। तो उस चीज़ की ना फीस होती है। तो ये एक्चुअली हमने फीस पे की है एक वैल्यूअर या डीलर को, जिसने हमें बताया कि मार्केट का किराया कितना है। तो ये जो फीस हमने पे की है डीलर को, ना ये रिपेयर अलाउंस है, ना ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, ना ये लोकल गवर्नमेंट को टैक्स पे की है, ना ये ग्राउंड रेंट पे की है, ना ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे की है, ना ये रेंट कलेक्शन चार्जेस टाइप कोई चीज़ है, ना ये लॉयर को कोई फीस पे की है, और ना ये बैड डेट है। तो इस सेक्शन के अंदर हमने 2-3 चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जो कि दिखने के अंदर जो है वो खर्चा नजर आ रही थी, लेकिन 15A वाली लिस्ट में ना होने की वजह से खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो अगली चीज़ जो मोहतरम आएगी वो वैल्यूअर की फीस आएगी। ये भी माइनस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि सेक्शन 15A की लिस्ट में हमें नजर नहीं आ रही। ओके, अब एक खर्चा रह गया है, डेट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि पहली दफा सवाल में आया। इससे पहले कभी सवाल के अंदर ये नहीं आया। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो भी खर्चे के तौर पे आपको माइनस करने की इजाजत है। उसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे माइनस होगा। उसमें मोहतरम कुछ ऐसा है कि अगर आप देखें लोन लिया, तो लोन जो लिया है वो, अगर सवाल आपके सामने खुला हुआ है, तो लोन हमने लिया है 8 मिलियन। कितना लिया लोन? 8 मिलियन। अब 8 मिलियन का जो लोन लिया है, उसमें से कितना प्लॉट खरीदने में इस्तेमाल कर लिया? 65 लाख। बाकी 15 लाख दोस्त के साथ किसी बिजनेस में डाल दिया। अब आप मुझे बता दें, ये जो 8 मिलियन का लोन है, हम इसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे या 65 लाख के लोन पे बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे? 65 लाख पे नहीं, प्लीज प्लीज, मेरा सवाल कुछ और था। मैंने पूछा है बैंक को इंटरेस्ट किस पे करेंगे? बैंक को 8 मिलियन पे। बैंक से कितना लोन लिया है? 8 मिलियन। उसमें से हमारी बला से कि हम जितना मर्जी जहां मर्जी इस्तेमाल करें, बैंक को इससे क्या? बैंक को किस लोन पर इंटरेस्ट पे करेंगे? 8 मिलियन पर। हमने उसमें से कितना अपनी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर लिया? 6.5 मिलियन। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाने के लिए प्रॉपर्टी कितने की ली है? 65 लाख की या 15 लाख की? तो लोन का कितना हिस्सा इस प्रॉपर्टी को खरीदने में इस्तेमाल हुआ है? 6.5 मिलियन। लोन का कितना हिस्सा इस प्रॉपर्टी को खरीदने में इस्तेमाल नहीं हुआ? तो जिस वक्त हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल सॉल्व करे होंगे, बैंक को इंटरेस्ट पे करने की बात नहीं करा मैं, जिस वक्त इनकम प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल सॉल्व करे होंगे, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना लोन इस्तेमाल हुआ है? 6.5 मिलियन। तो 6.5 मिलियन वो अमाउंट है लोन की जो इनकम प्रॉपर्टी में इस्तेमाल हुई है। तो इसलिए जब इनकम प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हम 65 लाख के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे और 15 लाख के ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है? 12%। 12% करने के बाद अगला सवाल मेरा आपसे यह है, बैंक से लोन लिया किस दिन है? लिया और अटेंटिव रहें, बैंक से लोन लिया किस दिन है? 1 जुलाई 2021 को। बैंक को कितने अरसे का इंटरेस्ट पे करेंगे? पूरे साल का, क्योंकि 1 जुलाई के साल का पहला दिन है। तो बैंक को कितने अरसे का इंटरेस्ट पे करेंगे? पूरे साल का या कम महीनों का? पूरे साल का पे करेंगे। लेकिन एक मसला है मोहतरम, एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग। मैचिंग वो नहीं कि आप जो है वो अपना जो है वो कपड़े जूतों के साथ मैचिंग कर लें। मैचिंग ये नहीं है। मैचिंग क्या कॉन्सेप्ट है? मैचिंग ये कॉन्सेप्ट है कि जितनी आपने इनकम बुक की है उतने ही आप खर्चे उसमें से रिकॉर्ड करके माइनस करें। इनकम और खर्चों को मैच कराना पड़ेगा। इनकम और खर्चों को मैच कराना पड़ेगा। जितनी इनकम बुक होगी उतने ही खर्चे माइनस होंगे, जितनी इनकम बुक होगी उतने ही खर्चे माइनस होंगे। अगर घर किराए पे दिया आपने 5 महीने के लिए,
तो बैंक के लोन का इंटरेस्ट भी 5 महीने के लिए माइनस करेंगे। अगर ये आपने मैचिंग ना कराई तो फिर हो जाएगी मिस मैचिंग। मिस का नाम क्या? मैचिंग। अगर आपने मैचिंग ना कराई तो फिर हो जाएगी मिस मैचिंग। मिस मैचिंग गलत चीज है पेपर में। मिस मैचिंग मिस अंडरस्टैंडिंग की तरफ आपको ले जाएगी और आपके सवाल को मिस प्लेस कर देगी। तो इसलिए मोहतरम 5 महीने का किराया अगर आया है तो उसमें से 5 महीने का इंटरेस्ट माइनस करने चाहिए, या 5 महीने के किराए में से उतना इंटरेस्ट माइनस करना चाहिए जो बैंक को दिया है। दिया तो शायद 12 महीने का इंटरेस्ट हो, लेकिन मैचिंग ये कहता है कि मैच करके चलें, जितनी इनकम आ रही है उतने ही खर्चे बुक होने चाहिए। तो इस वजह से मोहतरम हमारे सवाल के अंदर जो है वो 10 महीने के लिए हमने घर किराए पे दिया है, इसलिए इंटरेस्ट भी कितने महीने का रिकॉर्ड होगा? 10 महीने का। तो माना कि बैंक को हम 12 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन हम इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो 10/12 करेंगे, ताकि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ उतना माइनस हो जितना ऊपर इनकम रिकॉर्ड हुई है। जरा ऊपर नजर मार लें कि इनकम कल कितनी रिकॉर्ड की थी, येलो में हाईलाइट हुई है। 10 महीने की इनकम रिकॉर्ड की थी या 12 महीने की? 10 महीने की। तो इसलिए इंटरेस्ट भी कितने महीने का रिकॉर्ड करें? अच्छा जी, अब हम बताना शुरू करें। 8 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है या 65 लाख पे? ओके, 65 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है? 12%। बैंक को कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे? 12 महीने का। बैंक को कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे? 12 महीने का। लेकिन ऊपर इनकम कितने महीने की पड़ी हुई है? 12% रेट अगर 12 महीने का है तो फिर 10 महीने का हमें देना पड़ेगा, तो इंटू 10/12 करके बैंक को देना पड़ेगा। हमें बैंक को उतना पोर्शन, असल में 2/12 भी बैंक को ही दे रहे होंगे बाकी, लेकिन वो हमें खर्चे के तौर पे शायद माइनस करने की इजाजत नहीं है। वो कोई नॉट अलाउड टाइप चीज होगी, यानी ऐसा खर्चा जो माइनस नहीं कर सकते। तो खर्चा उतना ही माइनस करेंगे जितना इनकम ऊपर कमाई है। इनकम 10 महीने की है तो खर्चे भी 10 महीने के। बोलें जी। 6,50,000। जवाब बता दें फाइनल। अब इतना मैं इसको छोटा करूंगा ये तो नजर भी नहीं आएगा। बहरहाल जवाब बता दें क्या आया। 1558,000। तस्वीर खींचनी है, किसने खींचना है? बहरहाल मैं इसको, भाई आगे जाओ ना, पीछे क्यों बैठे हो? ये तो नजर आ रहा है, मैं तो नहीं नजर आएगा। नहीं नहीं, सब नजर आ रहा है यार, यहां से खड़े नजर आ रहा है। यहां से भी नजर आ रहा है। ओके अच्छा, मैंने आपसे टोटल करवा दिया, लेकिन मैंने आपसे रिपेयर अलाउंस की डिस्कशन नहीं की थी, वो हमारी डिस्कशन रहती थी। तो अब ऐसा करते हैं, रिपेयर अलाउंस वाली डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो उसके अंदर मोहतरम ऐसा है कि कल वाली क्लास के अंदर हमने एक डिस्कशन की थी, वो ये डिस्कशन थी। मैंने आपको बताया था कि घर से किराया भी आ सकता है और घर से जो है वो फॉरफिटेड डिपॉजिट भी आ सकता है। घर से किराया भी आ सकता है और घर से फॉरफिटेड डिपॉजिट भी आ सकता है। और मैंने आपको बताया था ओपन प्लॉट से किराया भी आ सकता है और ओपन प्लॉट से फॉरफिटेड डिपॉजिट भी आ सकता है। और मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 पाए बनेंगे। तो घर से भी किराया आ सकते हैं, घर से भी फॉरफिटेड डिपॉजिट आ सकते हैं, सीधा सी बात है। और ओपन प्लॉट से भी किराया आ सकते हैं, ओपन प्लॉट से भी फॉरफिटेड डिपॉजिट आ सकते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर ओपन प्लॉट से किराया आए या ओपन प्लॉट से फॉरफिटेड डिपॉजिट आए तो प्लॉट के केस में रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दें या बिल्डिंग से फॉरफिटेड डिपॉजिट आए तो आपको रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। अब हम देखते हैं हमारे सवाल के अंदर क्या अवेलेबल है। हमारे सवाल में अगर आप आगे देखें तो फॉरफिटेड डिपॉजिट प्लॉट का आ रहा है 5 लाख। फॉरफिटेड डिपॉजिट प्लॉट का आ रहा है तो इसका तो रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। और अगर आप हमारे सवाल में आए तो रेंट आ रहा है प्लॉट का 18 लाख, रेंट भी प्लॉट का माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो रिपेयर अलाउंस हमारा टोटली इग्नोर हो जाएगा, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे।
तो रिपेयर अलाउंस विल बी टेकन एज गरामांडे 0। तो रिपेयर अलाउंस को 0 लेंगे। लैंड शैंड पे रिपेयर अलाउंस ना निकाला करें, लैंड को क्या रिपेयर कराना है, और लैंड के रेंट पे भी रिपेयर अलाउंस ना निकालें, और लैंड के फॉरफिटेड डिपॉजिट पे भी रिपेयर अलाउंस ना निकालें। पूछें पूछें कोई सवाल है तो। ओके चलें जी, अब आ जाएं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जी हाँ, ओपन प्लॉट अगर सेल कर दिया जाए तो कहाँ आएगा, ये ज़रा आप हजरात देख लें। ओपन प्लॉट अगर सेल कर दिया जाए, ये तो सेल किया था और पैसे आने थे, लेकिन फिर पैसे नहीं आ सके थे पूरे, क्योंकि फॉरफिटेड डिपॉजिट वाला सिनेरियो बन गया था। लेकिन अगर ओपन प्लॉट से हमेशा के लिए जान छुड़ा दी जाए, इसे मैंने न्यूमेरिकल्स में से कराने आने वाले दिनों में, तो फिर हमने कैपिटल गेन के चैप्टर के पेज 234 पे मैंने आपको बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा। तो घर का बेचना, प्लॉट का बेचना, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक के तौर पे आएगा। ओके, इसकी बहरहाल रिवीजन चलती रहनी है काफ़ी। अच्छा भाई, कैपिटल गेन के चैप्टर पे आई नो के 2-3 लाइनें रह गई हैं, वो 2-3 लाइनें इंशाल्लाह मैंने अगली क्लास के अंदर करवानी है। भाई अब फर्स्ट रो में आ जाओ ना, आखिर से नज़र नहीं आ रहा होगा, और भी लोग बैठे हैं फर्स्ट रो में, बहुत जगह है कि भाई ने आपके लिए साइड पे चेयर छोड़ी हुई है खाली, जल्दी आओ। अदर सोर्स, अच्छा भाई घर का किराया कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अगला सवाल, सिर्फ टैक्सी बुक क्यों लेके आए हो, बैग नहीं लाया आज, चलो बैठो। अच्छा, घर का किराया कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। शेयर्स का बेचना कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अच्छा मुझे बताएं, कारोबार करना कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। नौकरी करना कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो जो चीज इनके अलावा होगी वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम। तो कैपिटल गेन के चैप्टर में देख के आएंगे वहां क्या क्या बेचना आता है, प्रॉपर्टी के चैप्टर में देख के आएंगे वहां किस किस चीज का किराया आता है। अदर सोर्स के चैप्टर के अंदर जो है बची हुई चीजें आएंगी, जो ना कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस है, ना सैलरी है। तो बचा कुचा चैप्टर है ये, जो चीज कहीं नहीं आएगी तो वो इधर आ जाएगी। Income of every kind received by a person in a year if it is not included in any other head। अगर ये किसी और हेड में इनकम नहीं जाएगी तो किस हेड में जाएगी, बोलें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक बच्चा कुचा चैप्टर है, एंड इट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हर किस्म की इनकम जो किसी और हेड में नहीं है, हर किस्म की इनकम जो किसी और हेड में नहीं है, वो किस हेड में जाएगी, बोले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में जाएगी। हाँ, अगर कोई इनकम माफ है ना, हुकूमत ने खुद ही कोई इनकम माफ कर दी, उस पर टैक्स नहीं लगाया, तो फिर वो किसी हेड में नहीं जाएगी, इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगी। अच्छा जी, डिविडेंड। ये डिविडेंड जो है वो दो किस्म का हो सकता है। डिविडेंड आप जो है वो पाकिस्तान से भी कमा सकते हैं, और डिविडेंड आप जो है वो बाहर के मुल्क से भी कमा सकते हैं। भाई क्या हो गया, डिविडेंड आप पाकिस्तान से भी कमा सकते हैं और डिविडेंड आप बाहर के मुल्क से भी कमा सकते हैं। जो डिविडेंड आप पाकिस्तान से कमाते हैं मोहतरम, उस डिविडेंड के बारे में ऑलरेडी हम सेक्शन 5 के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये है फाइनल टैक्स रिजीम। क्या है, फाइनल टैक्स रिजीम, और इसका टैक्स रेट कितने परसेंट है, 15%। लेकिन अगर आप फॉरेन डिविडेंड कमाएं, तो ये आज मैं आपसे पहली दफा बात करने लगा हूं कि फॉरेन डिविडेंड का मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान में बैठ के जो है वो नाइकी कंपनी के बाहर के मुल्क के शेयर्स खरीद लिए। तो अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के नाइकी कंपनी के बाहर के मुल्क के शेयर्स खरीद लिए, तो ये फाइनल टैक्स रिजीम नहीं होगी, बल्कि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम होगी, और इस पर नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा। और इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर टेबल 1 और 2 लगेगा, और इसके ऊपर 15% का रेट नहीं लगेगा, नोट कर लो। तो डिविडेंड अगर बाहर के मुल्क से कमाया जाएगा तो इस पे नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा या 15% लगेगा, नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा। इस बात का मतलब मैं और जरा वाज़ेह करता हूं कुछ एग्जांपल्स देके, जरा आप नोट कर लें, बहुत मेहरबानी होगी आपके साथ वाले की।
ओके अच्छा जी, यार ये क्या होती है फाइनल रिजीम, नॉर्मल रिजीम, इधर की रिजीम, उधर की रिजीम? ये पेज 44 था चैप्टर 4 में। जरा इसके ऊपर अगर आप बारीक नजर मारें अपनी। अच्छा भाई, अगर एक साहब ने घर किराए पे दे दिया है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर एक साहब ने शेयर्स बेच दिए हैं तो प्राइवेट कंपनी के, तो इनकम फ्रॉम। अगर एक साहब ने जो है वो ज्वेलरी बेच दी है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। अगर कोई साहब नौकरी कर रहे हैं एक जगह तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जाएगा। अगर एक सही तरह देखें, अगर एक साहब अपना कोई कारोबार कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। अगर कोई साहब पाकिस्तान से डिविडेंड कमा रहे हैं तो ये फाइनल टैक्स रिजीम होगा और इस पर डिफरेंट रेट लगेंगे, टेबल 1 और 2 वाले रेट नहीं लगेंगे। अगर एक साहब ने पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेच दिए हैं तो ये गेन ऑन सिक्योरिटीज के नाम से सेपरेट ब्लॉक इसका लगेगा और इसमें एक मेजर रेट 12.5% था, आपको याद होगा शायद डब्बे में। और अगर किसी ने अपना घर बेच दिया है या कोई प्लॉट बेच दिया है तो ये गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जाएगा और ये सेपरेट ब्लॉक होगा। इसके भी सेपरेट रेट अवेलेबल है जो कि टेबल 1 और 2 वाले नहीं है। तो मैं आपसे ये बात करने आया था कि पाकिस्तान से अगर आपने डिविडेंड इनकम कमाई तो उस पर 15% रेट लगेगा और इसे फाइनल रिजीम कहेंगे। और अगर आपने बाहर के मुल्क से डिविडेंड इनकम कमाई तो इसको डाल दिया जाएगा इनकम फ्रॉम। ये मेरे कहने का मतलब था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर आप बाहर के मुल्क से कमा लें तो ये कौन सी रिजीम होगी? नॉर्मल टैक्स रिजीम। सो दैट आई वाज सपोज टू टेल यू। तो ये आपने यहां पाकिस्तान लिख लिया या मैं लिखने आऊं पाकिस्तान? ओके आगे चलें। पेज ढूंढना पड़ेगा, जो पेज ढूंढ रहे हैं उनकी शान में ये उनकी अजमत को सलाम। टेस्ट में 90% मार्क्स आ जाएंगे जिनके हाथ खड़ा करें। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेल डन। ओके जी चलें, ऐसे मैंने शक्लें देख ली हैं वैसे। अब जी आगे मूव करें। रॉयल्टी, रॉयल्टी जल्दी बताएं, रॉयल्टी कहां पड़ी थी? जल्दी रॉयल्टी ऑफ ऑथर, ऑथर की रॉयल्टी पड़ी थी। जिस साल रॉयल्टी आई उस साल और उससे पिछले 2 साल रॉयल्टी उठा के कहां डाल दी जाएगी? इनकम में डाल दी जाएगी। याद आ रहा रे? अबे तुझे भी याद आ रहा, आपको भी याद आ रहा भाई? आ रहा? अच्छा जी, रॉयल्टी ऑफ ऑथर। तो ऑथर को जो अपनी बुक लिख के पैसे मिलेंगे डेट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाली जाएगी उस साल और उससे पिछले 2 साल बराबर प्रोपोर्शन में। ऐसा ही है। ये नई किताबें नहीं, सारे सबके पास नई किताबें नहीं चाहिए। अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है जी? इंटरेस्ट इनकम। ये कौन सा कलर है? जामनी। प्रॉफिट ऑन डेट कौन सा होता है जी? बोले 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 बोले। इंटरेस्ट इनकम। लेकिन इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी सेक्शन 7B में। इंटरेस्ट दे रहे हैं, ले रहे हैं, मिल रहा है, पाया है या खोया है? पाया है। ओके मोहतरम, आज हम रोजे की हालत में बगैर मिर्चें खाएं करेंगे CC। ये CA की एडवांस क्वालिफिकेशन है, CC। एक साहब ने हुकूमत को टैक्स जमा करवाना था और हुकूमत को उन्होंने टैक्स कितना जमा करवाया जी? 28 मिलियन। अगर 28 मिलियन टैक्स होगा तो कमाता कितने बिलियन होगा? अच्छा, तो हुकूमत को टैक्स कितना जमा करवाया इसने? 28 मिलियन। शहबाज शरीफ से मोहब्बत में आके इसने 28 मिलियन टैक्स जमा करवा दिया। बाद में एहसास हुआ कि 8 मिलियन, बल्कि घर आके बानों ने बताया रशीद तू 8 मिलियन ज्यादा जमा करवाया था, तो 8 मिलियन ज्यादा जमा करवाया था, तूने तो कितना जमा करवाना था? अच्छा मैं साइड पे हो जाऊं। अच्छा जी, कितना टैक्स जमा करवा के आया? 28। बनता कितना था? 20। ज्यादा कितना जमा कराया? 8। अब इसने रिक्वेस्ट की हुकूमत से, इसने रिक्वेस्ट की हुकूमत से, शहबाज यार, जिगर यार कितना शरीफ है तू यार, मुझे रिफंड कर दे 8। मुझे 8 क्या कर दे? रिफंड कर दे। रिक्वेस्ट की शहबाज शरीफ भाई से, क्या मुझे कितना रिफंड कर दें? 8 मिलियन रिफंड कर दें। हुकूमत ने लटका दिया, इसको नहीं रिफंड को।
हुकूमत ने रिफंड लटका दिया, कर देंगे, दे देंगे, क्या हो भाग रहे हैं, आ जाए यार, चल कल अभी तो हुकूमत ने लटका दिया। लेकिन हुकूमत ने जब पैसे वापस किए तो वापस किए 8.4। कितने वापस किए? 8.4। इस 8.4 के अंदर हजरात आपको ओरिजिनल आपका पैसा भी मिल रहा है 8, जो आपका अपना टैक्स आपको वापस मिल रहा है। तो एक तो आपको अपना टैक्स री पे हो रहा है, और 0.4 का नाम होगा एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। अब ये जो 0.4 होगा ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। 8.4 नहीं जाएगा। 8.4 इसलिए नहीं जाएगा, नोट नहीं करना, ये सारा लिखा हुआ है। 8.4 इसलिए नहीं इनकम में जाएगा बिकॉज 8 तो आपका अपना ही पैसा वापस मिला है ना, घर से 8 मिलियन चला गया था, वही 8 मिलियन आपको वापस मिल गया, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला है ऊपर 0.4 दैट विल गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बहरहाल ये रशीद नहीं था, ये अंजुम था। अंजुम पे टैक्स अमाउंटिंग टू 28 मिलियन फॉर द टैक्स ईयर 2016 टू शहबाज शरीफ। लेटर ऑन अंजुम रियलाइज दैट ही हैज मेड एन एक्सेस पेमेंट ऑफ 8 मिलियन। लेटर ऑन अंजुम को पता चला कि उसने एक्सेस पेमेंट कर दिया 8 मिलियन की। देयरफॉर उसने हुकूमत को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये पैसे वापस कर दें। हुकूमत ने कहा कि ठीक है हम आपको पैसे वापस कर देते हैं। हाउएवर द पैसे वापस करना वाज लटका 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 बाय एफबीआर एंड नतीजा तन मन धन एक करके सीए करें, एंड नतीजा तन अंजुम रिसीव्ड 8.4 मिलियन। इस 8.4 मिलियन में जो 0.4 मिलियन ऊपर का माल है दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। ये 0.4 चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, बस 0.4 जाएगा सिर्फ। कोई परसेंटेज होगी जिसपे हुकूमत वाले खुद ही परसेंटेज लगा के हमें दे देंगे, वो हमारे स्कोप में नहीं, वो तो हुकूमत हमें निकाल के देगी खुद ही, कोई इंटरेस्ट रेट लगा के और हमें पैसे वापस कर देंगी। लेट पेमेंट का सरचार्ज टाइप की चीज है ये। पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड या एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड? एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। जी वली भाई, सर ये जो 8 है ये कहां पे देते हैं? ये 8 आपका असल में अपना है, 8 आपका अपना ही खर्चा है जो आपने किया था और आपको वापस मिल गया। इसलिए आपके घर में 8 मिलियन पड़ा हुआ था, वो हुकूमत के पास चला गया था, वही वापस आ गया, तो घर में पड़े हुए पैसों पे तो टैक्स नहीं होता ना। तो सर इसका कोई नहीं होगा ना कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। ओके, पॉइंट डी एग्जाम्पल निकालें ग्राउंड रेंट वाली, आपको लिखवाई हुई थी और उसमें नोट के नीचे जगह खाली छोड़ी हुई थी। ये आपको भी 5-6 दिन पहले लिखवाई थी। लब्बें हैव यू बीन एबल टू लब? ओके, यू आर अ ग्रेट लब्बर। अच्छा भाई, अब मुझे ये बता दें आप कि 2 एग्जांपल लाके दो जरा मुझे इधर। मिस्टर वसीम अकरम ओन्स अ लैंड, ये वाली थी। मिस्टर वसीम अकरम ओन्स अ लैंड, वसीम अकरम की लैंड है, सरासिफ चाहते हैं कि उस पर कंस्ट्रक्ट करें एक हाउस। अब्दुर्रहमान ये टाइप करवा दीजिएगा एग्जांपल, हाथ खड़ा कर दें। अब्दुर्रहमान आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, बैठे नहीं हुए आज। मिस्टर वसीम अकरम ओन्स अ लैंड, मिस्टर वसीम अकरम एक लैंड ओन कर रहे हैं और सर आसिफ चाहते हैं कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करें एक घर। वसीम अकरम ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं आपको ये लैंड नहीं बेचूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये लैंड किराए पे दे देता हूँ। मैं आपको ये लैंड किस पे दे देता हूँ? किराए पे। सरासिफ कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑन दिस लैंड, सरासिफ ने उस लैंड के ऊपर घर बना लिया और फिर घर को किराए पे दे दिया इमरान खान को। वो तो आगे की बात है। मुझे ये बताएं, जो सर आसिफ वसीम अकरम को ग्राउंड का किराया दे रहे होंगे, वो सर आसिफ के खर्चों में डाला था हमने। देखें सोल्यूशन में सर आसिफ के खर्चों में डाला था, और वसीम अकरम की कहां जाएगा? ये इनकम में। वसीम अकरम कहां जाएगा? इनकम में। देख एक बात सोचें जरा, जो चीज एक बंदे के लिए खर्चा होती है अगले के लिए इनकम। मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों के लिए टीचर की तनख्वाह खर्चा है और टीचर के लिए ये इनकम है। वापडा वालों के लिए जो इनकम है वो हमारे लिए बिजली का बिल क्या है? खर्चा है। तो उधर हमने सरासिफ के खर्चे में डाला था, इधर वसीम अकरम की किस में डालेंगे? इनकम में। तो वो नोट में जगह खाली छोड़ी हुई थी, उधर मैंने कहा था एक नोट लेके जगह खाली छोड़ दें, वहां लिख लें जाके ग्राउंड रेंट ऑफ रुपीज कितना बन रहा था? 2,40,000। ग्राउंड रेंट ऑफ रुपीज 2,40,000, उसी सवाल में जाके लिखें। अगर वो सवाल नहीं मिल रहा तो आपकी किस्मत। ग्राउंड रेंट ऑफ रुपीज 2,40,000 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर वसीम अकरम। हाँ, जो भी नोट में जगह बची हुई है।
ग्राउंड रेंट ऑफ ₹2,40,000 इज, बोले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ वसीम अकरम। बस। अच्छा, आप ना जरा कॉन्सेप्ट को समझ लें दोबारा ताकि जरा रिवाइज हो जाए। असल में कहानी कुछ ऐसे थी कि, ठंडे पर रहिएगा, लैंड किसकी थी? वसीम की। इस लैंड के ऊपर जो है वो सब्ज कलर का घर किसने बनाया? सर आसिफ ने। तो बस सादा सी बात है, वसीम को जो रेंट आ रहा है ये मैंने क्या किया, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। वसीम को ग्राउंड का रेंट आ रहा है, वसीम को ग्राउंड का रेंट आ रहा है। लेकिन अगर वसीम अकरम किसी और साहब को लैंड देता किराए पर, जिस लैंड के ऊपर जो है वो घास शरीफ उगी होती और उस लैंड के ऊपर उसको कंस्ट्रक्शन की इजाजत ना देता, फिर तो हमने कहा था लैंड का किराए पे देना, लैंड रेंट गिरता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो ये एक बारीक सा फर्क है जिसको आप नोट कर लें, मैं भी नोट करने का टाइम दूंगा। वो बारीक सा फर्क क्या है? अगर आपकी लैंड है और उस लैंड पे आपने किसी को तामीर की इजाजत दे दी है, तो फिर आपको लैंड का किराया होगा, लैंड का किराया आ रहा होगा या उसके ग्राउंड का किराया आ रहा होगा? उसके ग्राउंड का। तो इसे ग्राउंड रेंट कह के किस हेड में डालेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन अगर आपने लैंड एज इट इज किराए पे दे दी और उसको सख्ती से मना किया इस पे तुम तामीर नहीं कर सकते, तो फिर ये जो किराया आ रहा होगा आपको ग्राउंड का किराया आ रहा होगा या ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा? ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। तो ये फर्क है ये दोनों में। खाली लैंड का किराए पे देना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और लैंड पे तामीर करने की इजाजत देना फिर वो ग्राउंड का रेंट बन जाएगा और वो किस साइड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर? नोट कर। तो सिंपल सी बात, वसीम अकरम की एक लैंड है, ये भी लैंड है वसीम अकरम की, दोनों लैंड्स हैं वसीम अकरम की। अगर वसीम अकरम किसी को कहे कि इस पे घर तामीर कर लो तुम, लेकिन लैंड मेरी रहेगी, तो जो बंदा घर तामीर करेगा वो लैंड का किराया तो देगा ना। ये वसीम अकरम के हाथों में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और वसीम अकरम किसी और बंदे को बुलाए, भाई इधर आओ, एक और लैंड मेरी खाली पड़ी है जिसपे घास उगा हुआ है, इधर तुम पार्किंग कर लो, घर नहीं बना सकते, तो फिर ये जो वसीम अकरम को किराया आ रहा होगा ये इसकी कौन सी इनकम होगी? क्या चीज? दोनों प्रॉपर्टी में जानी चाहिए, आप ये करिए। बस वो लॉ मेकर ने अलग कर दिया ग्राउंड रेंट को। क्या चीज? घर? वो तो दिया था उन्होंने, वो तो फिर उनकी इनकम प्रॉपर्टी थी, वो तो बिल्डिंग किराए पे दी गई है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तो भाईजान दो लैंड्स थी वसीम, वो आपने मैसेज करवा दिया भाई 1250 और 150 वाला जो मैंने। अच्छा, सब सारे में। अच्छा, तो दो लैंड थी वसीम अकरम की, जिस लैंड पे वसीम अकरम ने इजाजत दे दी घर बनाने की, तो उस लैंड का वसीम अकरम को लैंड का रेंट आ रहा होगा या ग्राउंड रेंट आ रहा होगा? तो ये वसीम अकरम की क्या बन जाएगी? और जिस लैंड पे घर तामीर करने की इजाजत नहीं दी और खाली प्लॉट या लैंड का किराया आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम। ओके, पॉइंट ई। अच्छा, इनके जो जो नीचे वाले डब्बे में नहीं पढ़ा रहा ना, उनको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पॉइंट ई देख रहे हैं ऊपर? पॉइंट ई पढ़ने लगा हूं अब मैं। ई के नीचे वाला और ऊपर वाला एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं। आपको एक बात बतानी थी, ठंडे हो जाए जरा। ये जो बिल्डिंग है ना जिसमें हम बैठे हैं इस वक्त, ये जावेद मियाँ दाद की है। तो क्रिश्चियन कॉलेज वालों ने इसको किराए पे लिया हुआ है, क्रिश्चियन कॉलेज वालों ने इसको किराए पे लिया हुआ है। जावेद मियाँ दाद जो है वो ओनर है और क्रिश्चियन कॉलेज वाले इसके क्या हैं बोलें जी? किराएदार हैं, टेनेंट हैं। अगली बात भी आपसे कर दूं, 3-4 महीने तक कुछ ऐसा इरादा है कि शाम को ना यहाँ किप्स कॉलेज की भी क्लासें हुआ करेंगी, तो
क्रिश्चियन कॉलेज वाले ना फिर जो कुछ रूम्स हैं उनको सब लीज पे दे देंगे, यानी किराए पे ली हुई चीज़ को किराए पे दे देंगे। तो अब इस सारे अरेंजमेंट में ना ओनर है जावेद मियां दाद। ओनर को जो कराया जा रहा होगा ना वो होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि बीइंग एन ओनर इसने ये बिल्डिंग किराए पे दी हुई है। लेकिन जो क्रिश्चियन कॉलेज को किप्स कॉलेज से कराया आ रहा होगा, क्रिश्चियन कॉलेज को किप्स कॉलेज से कराया आ रहा होगा, तो क्रिश्चियन कॉलेज वालों ने एज एन ओनर चीज किराए पे दी है या एज अ किराएदार किराए पे दी है? ये बिल्कुल क्रिश्चियन कॉलेज वाले ने वही काम किया। आपने साथ वाले से कैलकुलेटर मांगा और कैलकुलेटर साथ वाले से मांगे, अगले बंदे को कैलकुलेटर दे दिया। तो फिर मुझे बताएं क्रिश्चियन बीइंग एन ओनर किराए पे दे रहा है या बीइंग अ किराएदार किराए पे दे रहा है? तो इसलिए क्रिश्चियन कॉलेज वालों के लिए ये सबलीज होगी और ये जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। किप्स कॉलेज वालों के लिए तो रेंट खर्चे में जाएगा। मैं इस वक्त पाया की बात कर रहा हूं, खोया की बात नहीं कर रहा, नोट कर लें। ऐसे कितने लोग सीरियस समझ गए थे जावेद मियां दाद वाली बात? जरा हाथ खड़ा करें। कितने सादा हैं आप लोग। नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। ये ऑनलाइन वालों ने जूम मीटिंग में मुझे बताना है कि किस किस ने समझा था ये बात सच है। जी भाई, वो साहब हाथ खड़ा करें जिनका दोस्त टेस्ट रूम में नहीं जा रहा था और ये उसको टेस्ट रूम में ले गए और टेस्ट दिलवाया। एक और दो, एक्सेलेंट। ऐसे दोस्त चाहिए। चलें जी आगे पढ़ें। रेंट जो आ रहा है किस चीज से मोहतरम बोलें? सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग या लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग? किसके लिए ये लीज है? जावेद मियां दाद के लिए। और किसके लिए ये सब लीज है? क्रिश्चियन कॉलेज के लिए ये सब लीज है और जावेद मियां दाद के लिए ये क्रिश्चियन कॉलेज के लिए ये सब लीज है और जावेद मियां दाद के लिए ये लीज है। तो सब लीज से पैसे आना किसके साइड में जाएगा? बोले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ लेंगे। ओनर को जो किराया आएगा वो इनकम फ्रॉम, और किराएदार को जो किराया आएगा, क्या किराएदार आगे किराए पे दे सकता है? हाँ, ओनर से इजाजत लेके दे सकता है और किराया भी ले सकता है, कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे कुछ जिन आए क्रिश्चियन कॉलेज के पास और कहें हमें शाम को क्लासें चाहिए, जरा हमने जिनों की ट्रेनिंग करनी है। ओके, क्या फरमाया? पॉइंट एफ भाईजान, आपको पता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर हमने दो बच्चों को कहा था निकलो इधर से, तुम इस काबिल नहीं हो कि इस चैप्टर में आओ। इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में दो बच्चों को हमने कहा था भाईजान भागो इधर से। सिर्फ गेट आउट कहने की कसर रह गई थी, बाकी तो जो हमने कर दी थी वो इनके साथ दुनिया ने देखी थी। इनको क्या कहा था हमने कहा था कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी, ये इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर का पहला सफा है। कई दफा सफे पे पहुंचे होते हैं, अगला बंदा कहीं और पहुंचा होता है, वो देख रहा होता है ये मेरे सफे पे कहां लिखा हुआ है। अच्छा, तो भाईजान इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसमें हमने कहा था कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग को अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी को किराए पे दे दिया जाए तो इस सारे को उठा के डाल दिया जाएगा इनकम फ्रॉम। और हमने कहा था कि अगर जो है वो एमिनिटीज और यूटिलिटीज की सर्विस दी जाए घर के साथ तो खाली इस वाली अमाउंट को उठा के इसको उठा के किधर डाल दिया जाएगा? इनकम फ्रॉम। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने दो लोगों को कहा था कि निकलो यहां से, भागो भागो भागो, अपना सारा सामान लेके निकलो यहां से, निकलो 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 निकलो। अदर सोर्स के चैप्टर ने कहा आप मेरे पास आ जाओ। तुम्हें किसने निकाला? हमें प्रॉपर्टी के चैप्टर ने निकाला। आ जाओ, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। पॉइंट एफ, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग तो अदर विद प्लांट एंड मशीनरी, इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग एमिनिटीज यूटिलिटीज एंड अदर सर्विस विद एन बिल्डिंग। तो वो दो चीजें जिसको हमने इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर से निकाला था उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में लाके पार्क कर दिया। पेंशन किससे मिलती है जी? रिटायरमेंट के बाद मिलती है। किससे मिलती है? एम्प्लॉयर से। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है ना आपका, एम्प्लॉयर वो होता है जिसने आपको नौकरी रखी हो, नौकरी पर रखा हो। तो पेंशन किससे मिलती है जी? एम्प्लॉयर से। किससे मिलती है?
एम्प्लॉयर से। अगर एम्प्लॉयर से पेंशन मिलती है तो एम्प्लॉयर से तनख्वाह भी मिलती है और नौकरी के बाद क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। तो पेंशन हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, पेंशन पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में। पेंशन क्या पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम। लेकिन दुनिया मोहतरम बहुत आगे जा चुकी है, कई दफा ऐसा भी होता है कि पेंशन आपको जो है वो आपका एम्प्लॉयर नहीं दे रहा होता, पेंशन आपको एम्प्लॉयर के अलावा जो है वो कोई और भी दे रहा होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर पेंशन होगी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। तो एनओटी तो दूसरा नाम है ना पेंशन का। पेंशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर इज चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो पेंशन अगर एम्प्लॉयर से मिले तो कहां जाएगी, बोले इनकम फ्रॉम सैलरी में। लेकिन माय डियर अगर जो है वो पेंशन एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से मिल जाए तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगी। हाउएवर पेंशन स्कीम्स आर नॉट जरूरी कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से हों। इस सूरत में if the pension is received from a person other than employer then this will fall under that income from। तो अगर पेंशन एम्प्लॉयर के अलावा किसी से मिलेगी तो कहां जाएगी, बोले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है माय डियर, सवाल यह पैदा होता है कि पेंशन जो है वो एम्प्लॉयर के अलावा कौन देगा, किसको चाह चढ़ा है, किसको स्ट्रॉन्ग जेल लगाया है, फर्क नहीं पड़ा, किसको चाह चढ़ा है कि पेंशन दे। ये जेल लगाया हुआ या ऑयल लगाया हुआ है, स्प्रे किया हुआ है। अच्छा क्या नाम है, उस्मान नहीं स्प्रे का। अच्छा तो मुझे बताएं आप कि पेंशन जो है वो किसको शौक चढ़ाए कि हमें पेंशन दे। तो मोहतरम कई दफा ऐसा होता है कि बैंक्स होते हैं, बैंक्स जो हैं उनको आप जाके कहते हैं कि भाईजान थोड़े थोड़े पैसे हमारे डिपॉजिट करते रहो, आप बैंक में पैसे रखवाते रहते हैं। और एक वक्त ये आता है कि बैंक में जो है वो पैसे आपके पड़े बढ़ते रहते हैं। तो वो जो बैंक में पैसे पड़े बढ़ते रहते हैं तो बैंक आपको रिटायरमेंट के बाद आपके अपने ही पैसे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वापस करता है, तो इसको भी पेंशन कहते हैं। तो इसलिए पेंशन अगर बस सादा सी बात आप याद रखें, अगर एम्प्लॉयर से मिली है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से मिली है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके अच्छा जी, पॉइंट एच गाइस, पॉइंट एच पॉइंट एच प्राइस बॉन्ड लफ्ज़ आपने सुना होगा, आवाजें आ रही हैं, एक मिनट क्लास बोल रहे हैं खामोश हो गए। विनिंग फ्रॉम अ रेफल, विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी, कोई प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज, प्राइजेस ऑफर्ड बाय कंपनीज फॉर सेल प्रमोशन। अक्सर कंपनीज हैं सेल प्रमोशन कर रही होती हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, तो प्राइस बांट रही होती हैं, सर हमें तो कभी नहीं मिली। और क्रॉसवर्ड पजल। तो ये कुछ 6-7 किस्म के नाम हैं, आपने बस इनको याद करना है। अगर ये पैसे आप मिल गए तो आपकी कौन सी इनकम में जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। रशीद को जानते हैं आप, उसकी बेगम का नाम बानो। रशीद वॉज हैविंग अ रिलैक्सिंग नैप, नैप कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, मोबाइल छोड़ देंगे। रशीद साहब जो है वो आराम से सो रहे थे और गर्मी का मौसम था, बल्कि सर्दी कर लेते हैं, पंखा रुका हुआ था, चल नहीं रहा था, चलने वाला तो ऐसे होता है ना, तो पंखा जो है वो रुका हुआ था। अच्छा पंखा रुका हुआ था, एकदम जो है वो जमीन खजाने उगलने लगी, एकदम जमीन खजाने उगलने लगी। बानो आई, बानो ने कहा रशीद किधर गया, रशीद ने कहा बानो बचिया नु लिया थले ला। ओके बहरहाल रशीद का एक जिगरी दोस्त था शहबाज शरीफ, इसने उधर से फोन लगाया, शहबाज यार गेम पड़ गई है, बंदे भेज अपने। तो शहबाज शरीफ को कहा हमजा वगैरह को लेके आ जा, फटा पड़ गया, मसला खतरनाक हो गया, मैं इस वक्त जो है बहुत ही ऊपर पहुंच गया हूं, उससे ज्यादा मेरा ऊपर जाने का इरादा नहीं फिलहाल। तो अब भाईजान हुकूमत आएगी और हुकूमत आके जो है वो ये वाला खजाना नहीं लेके जाएगी, ये वाला खजाना लेके जाएगी। असल में खजाना तो हुकूमत का होता है, तो हुकूमत आएगी और हुकूमत आके जो है वो खजाना लेके जाएगी, और जो खजाना हुकूमत लेके जाएगी ऑब्वियसली या तो इसकी घर में डिस्टर्बेंस हुई है, इसको कुछ पैसे दे देगी, और अगर पैसों पे ये ना माना तो फिर हुकूमत कह देगी, मिसाल के तौर पे अगर जो है वो पेट्रोल निकल रहा है तो हर महीने 10 लीटर 50 लीटर 100 लीटर पेट्रोल हम आपको दे दिया करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग खजाने का पे हक हुकूमत का होता है। तो हुकूमत खजाना उठा के लेके चली जाएगी और इसको बदले में कुछ ना कुछ पैसे दे देगी, या बदले में कुछ ना कुछ वो चीज दे देगी जो लेके जा रही है।
तो चीज़ का नाम रखेंगे बेनिफिट, यानी ये हुकूमत उसको कोई चीज़ दे देगी, यानी यही वाले ख़जाने में से कुछ हिस्सा दे देगी। और अगर ना हुआ तो ये कहेगा मुझे कायदे आज़म वाले नोट दे दो। दोनों मुझे एक्सेप्टेबल हैं, बस दो सही कुछ मुझे। ओके, तो कई दफ़ा हुकूमत इसको पैसे दे देगी। आखिरी पॉइंट अटेंटिवली समझे, फिर कैपिटल गेन के चैप्टर के पास पेपर में शुरू कराने हैं अभी। अच्छा, कभी पैसे दे देगी और कभी बेनिफिट दे देगी। पैसों और बेनिफिट में क्या फ़र्क है? पैसों का मतलब है कैश मिल जाएगा, और बेनिफिट का मतलब है कैश मिलेगा या इन काइंड चीज़ मिलेगी? इन काइंड चीज़ मिलेगी। जैसे अबू खुश होकर आपको पास होने के ऊपर पैसे दे दें या आपको जलेबी खिला दें, तो पैसे मिल जाए तो कैश मिलेगा, जलेबी खिला दें तो इन काइंड बेनिफिट होगा। तो ये हेडिंग है दोनों की, आई और जे की। जे फॉर जोकर, नॉट सिटिंग इन दिस क्लास और सिटिंग ऑन योर राइट लेफ्ट। अच्छा जी, आई जी बिल्कुल। ओके, 4:06 तक होता है टाइम आजकल, ये 5 मिनट तक, 4:06 तक सैरी का। किस टाइम उठ जाते हैं? 3:50 यार ना कहा। 3:30 बजे कितने उठ जाते हैं? 3 बजे कितने तक उठ जाते हैं? ओह माशाल्लाह, 3 बजे। ओके, बस तहज्जुद पढ़ लिया करें, फिर आगे वुज़ू इस्तेमाल हो जाते हैं फजर में भी। पॉइंट आए, any amount received for providing property, उसने अपना घर प्रोवाइड किया है। फॉर अलोइंग यूज ऑफ प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने दी है। या फॉर एक्सप्लॉइटिंग द प्रॉपर्टी, एक्सप्लॉइट मींस कि जबरदस्त तरीके से अन्नी मचा दो, लुट मचा दो, बस ले जाओ खजाने और मुझे भी कुछ दे देना। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है। फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के लिए इजाजत दे दी है। फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करने की इजाजत दे दी है। और इसमें यह भी शामिल है कि वो हक दे दे, इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ राइट, हक देना इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ राइट, वो हक दे दे टू एक्सप्लोर कुदरती खजाने। वही बात जो आपसे की है, इसमें यह बात शामिल है कि वो कुदरती खजाने जो है वो लेने का हक हुकूमत को दे दे। दैट विल ऑल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एंड पॉइंट जे इज सेम। पॉइंट जे में आपको कैश मिलेगा या पेट्रोल मिलेगा। अगर पेट्रोल निकल रहा है तो पेट्रोल मिलेगा, तेल निकल रहा है तो तेल मिलेगा। तो पॉइंट जे में आपको पेट्रोल मिलेगा, लेकिन पेट्रोल की कितनी अमाउंट इनकम में ऐड होगी? फेयर मार्केट वैल्यू। ये पेट्रोल क्यों मिले आपको? आपने अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है, आपने प्रॉपर्टी यूज करने की इजाजत दी है, और आपने अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करने की इजाजत दी है। ये बैठे बैठे जो है ना, जाते जाते 1-2-4 मिनट एक दफा पढ़ लिया करें, घर जाके फिर जल्दी याद हो जाता है। ये रोजाना याद करते रहे, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। कैपिटल गेन के चैप्टर में आ जाए। बिल्कुल आपने सही बात की है, ये सीए फाइनल के स्कोप में है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट मिस्टर आशिक? हैव यू एवर मेट मिस्टर आशिक? डू यू नो द नेम ऑफ फादर ऑफ मिस्टर आशिक? Page 237. Page 237. So let's talk about Ashik. Under the provisions of Income Tax Ordinance 2001. वो लोग जो पेज नंबर नहीं सुनते उनकी शान में 1 मिनट की खामोशी। लब लिया? अरे आज से लबिंग। ओहो, साथ वाले को लब पढ़ने की तो। अच्छा जी, अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द गेन। पहला काम क्या जी, क्या करना है? गेन निकालना है। दूसरा काम इसका हेड ऑफ इनकम भी बताना है। और तीसरा काम ऑल्सो आइडेंटिफाई गिविंग रीजन, रीजन देके बताना है कि कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। तो 3 काम करने हैं, एक गेन लॉस निकालना है, दूसरा मैं कहता हूँ, दूसरा करेक्ट हेड ऑफ इनकम में इनकम निकालनी है, और तीसरा ये रीजन देके बताना है कि कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। ओके, आशिक has 5,000 shares in Rumi Private Limited. आशिक ने कितने शेयर खरीदे में रूमी प्राइवेट लिमिटेड में? आशिक के 5,000 शेयर्स हैं रूमी प्राइवेट लिमिटेड में। 52% of the shares of the Rumi are held by Delta PLC, which is owned by British government. जिसको कौन ओन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, अच्छा मोहतरम, आशिक को तो
पहले ज़रा साइड पे करें ना, तू इधर हो। अच्छा, अब बात हमने क्या करनी है, बात हमने करनी है सबसे पहले एक कंपनी है जिसका नाम है रूमी प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है जी? रूमी प्राइवेट लिमिटेड। इसको ओन किया हुआ है एक कंपनी है डेल्टा। डेल्टा को ओन किया हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। डेल्टा ने रूमी के शेयर खरीदे हुए हैं 52% और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेल्टा को कितना ओन किया हुआ है? इज ओन्ड से मुराद, मैंने कहा था फिर 100% ले लें, तो इसने इसको 100% ओन किया हुआ है। अब सवाल जो है वो ये राइज होगा कि इधर होल्डिंग 52% है, इधर होल्डिंग 100% है। बस एक बात नहीं लिखी हुई कि ये फॉरेन कंपनी है। अगर नहीं लिखी तो क्या करें यार, अब एज्यूम ही कर सकते हैं फॉरेन कंपनी है, लिखना चाहिए था वैसे उसको। अच्छा, इस बुनियाद पर आरपीएल बता दें क्या बन गई? पब्लिक कंपनी। इस बुनियाद पर आरपीएल क्या बन गई? ओ भाईजान, आरपीएल के साथ तो इसने प्राइवेट लिखा हुआ है, वो नाम पे नहीं जाना, 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 नाम पे नहीं जाना। हमने वो जो 4 शरायत है ना वो देखनी है। अच्छा, अब आशिक को जरा बीच में फिट करें। ये कहां से है आशिक? इधर आई, बड़ी सैर करते हैं यार तू। कहते हैं बस क्या बताऊं, आई एम वेगाबॉन्ड। अच्छा भाईजान, आशिक ने इसके 5000 शेयर खरीदे हुए हैं। आशिक के पास इसके कितने शेयर हैं? 5000। और 52% शेयर इसके किस कंपनी के, किसके पास हैं? डेल्टा के पास। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आशिक ने इसके कितने % शेयर खरीदे हुए हैं? पता नहीं चल सकता, क्योंकि इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए ना, इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए, तो पता नहीं चल सकता। हो सकता है कंपनी के टोटल शेयर हो 2 लाख, उसमें से आशिक ने 5000 खरीदे हों, तो मुझे नहीं पता चल सकता कि आशिक साहब ने जो है वो रूमी प्राइवेट लिमिटेड के 1% शेयर खरीदे हैं या 2% शेयर खरीदे हैं या 3% शेयर खरीदे हैं। भाईजान मैंने पता भी क्यों चलाने, मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है, बस ये पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी पता चल चुका है। दैट इज इनफ फॉर दिस, ये बात इनफ है इसको पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। हाँ, आशिक ने 5000 शेयर खरीदे हुए हैं हमारी बिला से। इस बात को हमने, यार इस बात को हमने नहीं देखना था, इस बात को हमने नहीं देखना था कि आशिक ने जो है वो कितने शेयर खरीदे हुए हैं। हमने क्या हुआ है? आराम है, हद हो गई, कंट्रोल Z। चलो जी आगे। अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि मिस्टर आशिक के शेयर खरीदने से पब्लिक बनेगी या डेल्टा के शेयर खरीदने से पब्लिक बनी है? डेल्टा के शेयर खरीदने से क्या बनी है? पब्लिक बनी है। क्लियर हो गया? तो अब बता दें, स्टेट द गिविंग रीजंस के ये कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। पहले सवाल का जवाब दे दें। गिविंग रीजंस, आप पहले पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन लिखाइएगा। एज पर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, तो इफ अ कंपनी is owned by a foreign company, yeah, foreign company is owning 50% or more of the shares of a company, and that foreign company is owned by a foreign government, then the company will be considered as a public company. As in this case, 52% of shares are held by Delta, which is owned by foreign government. Therefore, this Rumi Private Limited will be considered as public company. और दिल में अपने कहने प्राइवेट नाम पे नहीं जाएंगे, प्राइवेट नाम है, प्राइवेट नाम है इसका, प्राइवेट नाम के बावजूद इसे कौन सी कंपनी कहा जाएगा? पब्लिक कंपनी। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है जी गेन लॉस निकालना है, और तीसरा सवाल है करेक्ट हेड ऑफ इनकम बताना है। तो करेक्ट हेड ऑफ इनकम जो है वो मोहतरम आप मुझे बता दें कि इसका करेक्ट हेड ऑफ इनकम जो है वो क्या होगा। ये लें। अच्छा, करेक्ट हेड ऑफ इनकम सिक्योरिटीज या नॉर्मल रिजीम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक और गेन ऑन दैट इज। अच्छा जी, और गेन लॉस कैसे निकलेगा? गेन लॉस भाईजान आपको पता है कैसे निकलता है। गेन लॉस जो है वो निकलता है A माइनस बी करके, वेयर A इज द कंसिडरेशन एंड B इज द कॉस्ट। A में से B क्या करेंगे? माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा गेन या लॉस। क्लियर? तो अब देख लेते हैं शेयर्स के ऊपर गेन लॉस कितना है। आशिक इनहेरिटेड दिस शेयर्स, आशिक ने ये शेयर्स खरीदे नहीं थे, बल्कि उसको किसमें मिले थे? वालिद साहब के फोर्थ होने के बाद मिले थे। आशिक इनहेरिटेड दिस शेयर्स फ्रॉम हिज डैड स्वीट डैड ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को इसको अब्बू से ये शेयर मिले थे। उसके अब्बू ने ये शेयर खरीदे थे 31 मई 2019 को एट अ प्राइस ऑफ 250 पर शेयर। अब्बू ने खरीदे थे 250 के, अब्बू ने खरीदे थे 250 के। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज 300, और हेड्स डाउन किया हुआ जिन भाई ने, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज 300। जिस वक्त ये शेयर इसको मिले उस वक्त शेयर्स की मार्केट में कीमत क्या थी? 300 थी। तो मैंने भाईजान आपसे कहा था कि अगर जो है वो ये डैड है और ये जो है वो आशिक है,
तो डैड ने जो है वो शेयर खरीदे हैं कितने के, 250 के, और बच्चे को जब मिले उस दिन कितने के थे, 300 के। आगे बच्चे बाजार में कितना बेचे वो भी अगले पैरे के अंदर मुझे पता चलेगा, उसका फिर मैं बाद में देखूंगा। मुझे बताएं, बच्चे की नजरें क्या अब्बू के अंदर से क्रॉस करके इस 250 को जाके देखेंगी? नहीं। तो मैंने कहा था अब्बू के कॉस्ट को इग्नोर करेंगे, और बच्चे के लिए कॉस्ट क्या होगी, इफ shares are acquired under inheritance, then the fair value of the shares and the date of inheritance will be considered to be the cost of the assets. तो आप बता दें जी, what is my B? Is it 300 or 250? 300. Excellent. That is rupees 300. मैंने थोड़ी सी जगह इसलिए छोड़ दी है कि इस साइड पे शेयर्स की क्वांटिटी लिखूंगा और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो what is A minus B में B? 300. फादर्स कॉस्ट और बेटा कॉस्ट, बेटा कॉस्ट। ये आपको नोट करने का इतना टाइम दिया जाएगा कि आप नोट कर करके थक जाएंगे। आगे चलें। अभी तक इसके पास शेयर पड़े हैं जो इसने बेच दिए हैं? पड़े हैं। ऑन 30/2022 साल के आखिरी दिन आशिक ने सारे आधे सारे कितने आधे, उसने आधे शेयर्स बेच दिए, बाकी आधे इसके पास ही हैं। उसने आधे शेयर्स बेच दिए। क्वांटिटी बताएं कितनी बेची? 2500। और भाईजान जाहिर बात है 2500 का ही गेन निकालेंगे ना। अभी तो 5000 फिट तो नहीं करेंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि ऊपर 2500 की सेल प्राइस पड़ी है, नीचे 5000 की कॉस्ट माइनस करेंगे, ये तो मूंगी नहीं मारेंगे। तो बाकी जो 2500 हैं उनको जब बिकेंगे तब उनका गेन निकाल लेंगे। फिलहाल सिर्फ कितना का गेन निकालें, जो पड़े हैं या जो बिके हैं? जो बिके हैं। तो बिके कितने हैं? 2500। और जिंदगी में आपको पता है कैसे होता है, क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से। तो इसलिए मैंने जरा क्वांटिटी पहले लिख दी, प्राइस बाद में लिख दी आपके समझने के लिए। ओके चलें जी, आप बताएं जी बेचे कितने के हैं? ऑन 30 आशिक सोल्ड 2500 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 325 पर शेयर। 325 रुपए पर शेयर के एतबार से इसने शेयर बेच दिया है। व्हेन द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ रूमी प्राइवेट लिमिटेड वाज 350 पर शेयर। अच्छा, ये रूल जो है वो आपने कहां पढ़ा हुआ है? हायर ऑफ एक्चुअल या फेयर मार्केट वैल्यू, ये रूल कहां पढ़ा हुआ है? इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में। और हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? कैपिटल गेन। भाई ये इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर के लिए रूल नहीं है, ये एक जनरल रूल है। मैं आपको आने वाले दिनों में ये एक और जगह पढ़ाऊंगा जहां से ये साबित हो जाएगा कि ये रूल कैपिटल गेन के लिए भी है। रूल क्या है कि अगर 50,000 वाला घर हम 48,000 किराए पे दे दें अपने दोस्त को, तो 48,000 और 50,000 में से हायर क्या होगा? 50,000। तो इनकम में क्या ऐड होगा? 50,000। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? ओके। इसी तरह आज बात सुन ले नई, अगर आपने शेयर 50 रुपए में बेच सकते थे और आपने जानने वाले को 48 का बेचा, तो इधर भी वही रूल लगेगा, हायर ऑफ को ऐड करेंगे। लेकिन यहां हायर ऑफ से मुराद क्या होगा? कंसिडरेशन। क्या चीज? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन फॉर्मूले में ए होती है या बी होती है? ए होती है। कंसिडरेशन विल बी हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट। अब सवाल ये आएगा कि जी फेयर मार्केट प्राइस शेयर्स की क्या है? तो मोहतरम ये जो प्राइवेट कंपनीज है ना, कंपनी लॉ की नजर में जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कंपनी लॉ की नजर में तो प्राइवेट ही है ना, ये हमारी नजर में पब्लिक है। तो जो कंपनी लॉ की नजर में प्राइवेट कंपनीज होती है ना, इनके शेयर्स बाजार में बिक नहीं रहे होते। जब इनके शेयर्स बाजार में बिक नहीं रहे होते तो इनकी फेयर वैल्यू आसानी से पता नहीं चल सकती। कोई चीज बाजार में बिक ही नहीं रही तो आपने इसकी फेयर वैल्यू कैसे पता चलानी है? तो ऐसी सूरत के अंदर मोहतरम क्या होगा? ऐसी सूरत में भाईजान ब्रेकअप वैल्यू को फेयर वैल्यू लेंगे। क्यों? असल में होता यह है कि जिन कंपनीज के शेयर की बाजार में कीमत नहीं लग रही होती, उन कंपनीज के बारे में हम ऐसे सोचते हैं कि अगर ये कंपनी आज ब्रेक हो जाए तो कितने पैसे देके जाएगी, तो वो उसकी फेयर वैल्यू कंसिडर की जाती है। तो इसलिए ब्रेकअप वैल्यू से मुराद देख लें फेयर वैल्यू। आप बता दें जी कितने के बेचे? कंपनी ब्रेक का मतलब कंपनी अगर आज टूटे तो कितने पैसे देके जाएगी। अच्छा मुझे बताएं कि कितने के बेचे? एक्सेलेंट, 325 के। कितने पैसे आ सकते थे? 350। आप बता दें जी कंसिडरेशन एक्चुअल कितनी है और फेयर मार्केट ग्रीन सिग्नल किसको दें? 350 को। हायर को उठाएंगे। तो व्हाट इज माय कंसिडरेशन? बोलें 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 350। एंड व्हाट इज कॉस्ट? 300। तो मल्टीप्लाई किससे करें? चलें जी बताएं। 870 माइनस 750,000। जवाब 1,00,000। चलें जी नोट कर लें आप। ये मैंने क्या लिखा हुआ है देखें, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस ए माइनस बी, वेयर इज द कंसिडरेशन एंड बी इज द कॉस्ट। और ये भी नोट कर लीजिएगा कंसिडरेशन इज हायर ऑफ
ओके चलें जी। पॉइंट नंबर 2, व्हाट वुड बी योर आंसर इन 1। पॉइंट 1 में आपका क्या आंसर होता अगर 40% शेयर किसने खरीदे होते, पंजाब की गवर्नमेंट ने या सिंध की गवर्नमेंट ने यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और 48% किसने खरीदे होते, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और 12% किसने खरीदे होते, आम लोगों ने। तो ऐसी सूरत में आपका जवाब क्या बनता। अच्छा ये प्राइवेट कंपनी बन जाती। अब आपने इसका जवाब इसी तरह नोट करके आना है पूरा। तो इंशाल्लाह मगरिब के बाद मैं भी घर में बैठ के नोट करूंगा, आप भी बैठ के नोट कीजिएगा, तो कल इंशाल्लाह आपस में दोनों कंपेयर कर लेंगे। अच्छा इसमें अब आप मुझे ये बता दें इसमें 75% क्यों नहीं लगाया होल्डिंग पीरियड देख के। ये सेक्शन 37A है, सेक्शन 37A में 75% होल्डिंग पीरियड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी उनके अंदर जो है वो 75% वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 75% वाला कॉन्सेप्ट बोले नहीं है।